आज का जैसे आप कार्यक्रम देख रहे हैं कि माँ शारदे को नमन किया हमने, और हम देख रहे हैं कि बिजनेस सेमिनार और नवरत्न अवार्ड। नवरत्न शब्द जो है, सबसे पहले अगर हम जाएं इतिहास में तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अकबर का जिक्र आता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे। लेकिन आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि अकबर से भी पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य जी के समय में भी नवरत्न थे। तो पहले जो इसकी परिभाषा नवरत्न की हुई वो विक्रमादित्य जी के टाइम की हुई है, वही बाकी आगे कॉपी होता रहा। और विक्रमादित्य जी के टाइम में जो नवरत्न थे, धन्वंतरी जी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, जो विक्रम बेताल की कहानी हम सुनते हैं, घटखपर, कालिदास, वराह मिहिर और वरुचि, ये नवरत्न थे जो अपने अपने विषयों के, अपने अपने गुणों के कारण विशेषज्ञ थे और उनका बड़ा सम्मान था उनके दरबार में। और वही नवरत्न आगे अकबर के दरबार में रहे, जिसमें तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, ये नवरत्न थे। उसी परिकल्पना को हमने अपने भिवानी परिवार मैत्री संघ में उकेरा कि ऐसे 9 शख्सियत जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एक भिवानी से निकल के एक विशिष्ट मुकाम हासिल किया है, उनको हम आपसे रूबरू कराएं, परिवार से मिलन कराएं, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। अभी हम बात कर रहे थे कि मोदी जी की ट्विटर, सोशल मीडिया, और आशीष अग्रवाल जी डिजिटल मार्केटिंग के बादशाह हैं। तो मोदी जी के 90 मिलियन फॉलोअर हैं ट्विटर पे। 90 मिलियन मतलब 9 करोड़ फॉलोअर हैं। और ये बात जब से राहुल गांधी ने सुनी, बहुत खुश हो गए। तो लोगों ने कहा कि फॉलोअर तो मोदी जी के बढ़ रहे हैं, आप खुश क्यों हो रहे हैं? कहता, चाहे 90 करोड़ फॉलोअर मोदी जी के हों, लेकिन लिखते तो मेरे बारे में ही हैं। तो हम सकारात्मकता की भावना रखें, पॉजिटिवनेस सोचें तो अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले सत्र की ओर, जो कि है अनुभव सत्र। अनुभव सत्र में हमारा अनुभव सत्र, जिसमें पिछले वर्ष के जो नवरत्न थे हमारे आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, प्रेम कुमार भजनका जी, पीडी अग्रवाल जी, दीनदयाल गुप्ता जी, सीएल अग्रवाल जी, सुनील अग्रवाल जी, नरेंद्र सिंघानिया जी, महेंद्र अग्रवाल जी और हंसराज रलन जी, ये पिछले वर्ष के नवरत्न हैं और इनके अनुभवों को हम साझा करेंगे। मैं बड़े भाई राजेश चेतन जी से अनुरोध करता हूँ, एक बार आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत अच्छा बोलते हैं प्रमोद जी। कई बार मुझे डर लगता है जब ये होते हैं तो, क्योंकि बहुत प्यारी से बोलते हैं। मैं तो एक्सटेम्पोर बोलता हूँ जो बोलता हूँ, तो ये फ़र्क है। राजकुमार जी अग्रवाल आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल कलकत्ता से आए हैं। अटल जी के आर्थिक सलाहकार रहे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। आईपीआर के, इंडिया के जो 3-4 नाम हैं आईपीआर एक्सपर्ट के, आज मोहित से मिलवाएंगे आपको दादा। हमारे पास भी एक आईपीआर का बालक आया हुआ है, आईपीआर के बड़े चेहरे हैं। निश्चित रूप से विज्ञान भवन में कार्यक्रम किया था, मैं गया था, भिवानी परिवार को आमंत्रित किया था। विज्ञान भवन में 1500 लोग आए थे, 80 कंट्री से लोग आए थे। लीड कर रहे थे धनपत राम अग्रवाल। एक बार तालियां तो बनती है यार इन लोगों के लिए, बड़े आदमी है। बहनी का आदमी छोटा काम तो कर ही नहीं सका जी, जो करेगा बड़ा करेगा। दिल्ली भी अपन ही तो चला रहे हैं, और कौन चला रहा है? रहता भी अपन फैलाते, समेटते भी अपन ही है, ठीक है ना जी। तो मित्रों, कुल मिला के आनंद में रहिएगा। ये अनुभव सत्र है भिवानी परिवार मैत्री संघ का, ये 3रा बिजनेस सेमिनार है। आर यू कंफर्टेबल? ठीक लग रहा है आपको प्रोग्राम? आगे बढ़ाएं? ओके। तो हमारे जो पिछले नवरत्न हैं, हम उनके कुछ अनुभव सुनेंगे। ये सत्र की अवधि ज़्यादा लंबी नहीं है, ये सत्र की अवधि 20-22 मिनट की कुल है। तो ये अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। पिछले बार से कुछ नई चीज़ जोड़ी हो, कुछ बिजनेस मंत्र आपको बताएंगे, या कोई आइडिया देंगे सेल्स का, मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का, जो भी इनका अनुभव होगा। तो जितने भी पिछले वर्ष के नवरत्न अवार्डी हैं, कुछ लोगों ने वादा किया है कि दिन में आएंगे, कुछ लोगों ने कहा है कि हम सुबह पहुंच जाएंगे। जो सुबह आ गए हैं उनके अनुभव अब सुनेंगे, जो दिन में आएंगे उनको उसी समय बुलाएंगे।
तो आइए मैं शुरुआत करता हूं। इधर से मैं शुरू करता हूं। श्री पीडी अग्रवाल साहब, श्री नरेंद्र सिंघानिया, आइए आइए, प्लीज प्लीज, वेलकम। पहले स्वागत कराओ। श्री नरेंद्र सिंघानिया, श्री पीडी अग्रवाल, अपने पूर्व सैनिक फौजी का सम्मान कैसे होना चाहिए आपको पता ही होगा। तालियां बजा के रमेश अग्रवाल जी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं रमेश जी। और दीनदयाल अभी आए नहीं हैं, भजनका जी आ रहे हैं, प्रेम जी आ रहे, आने वाले होंगे। हंसराज रल्हन जी, हंसराज रल्हन साहब, हंसराज जी कहाँ गए? आइए। सुनील जी अभी दिखाई नहीं पड़ रहे, 4 लोग हैं अभी, ठीक है। मैं चारों के बारे में बता दूं। परफेक्ट अकाउंटिंग के नाम से बिजनेस करते हैं श्री नरेंद्र सिंघानिया, मेरे बाल सखा हैं। बाल सखा वो होता है जब बाल पूरे पूरे होते हैं, जो तब से सखा होता है, उसको बोलते हैं बाल सखा। अब हमारे बाल तो चले गए पर सखा तो हम अभी भी हैं दोनों। और हम संघ की शाखा में दोनों इकट्ठे रहे, एक ही शाखा के कार्यकर्ता हैं मैं और नरेंद्र सिंघानिया जी। मैं अपने घर में कम रहा, इनके घर में ज़्यादा रहा, मेरी ट्रेनिंग इनके घर में ही हुई है। तो नरेंद्र सिंघानिया जी एक बड़ी सीए फर्म चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके कस्टमर हैं और लगभग 100 से ऊपर का स्टाफ है। बहुत सारे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकी कंपनी में काम करते हैं। और उन्होंने कहा है भिवानी का कोई भी सीए जिसको काम की ज़रूरत हो तो राजेश भैया मेरे को आप जरूर सूचित करें। ऐसे नरेंद्र सिंघानिया हैं, साउथ एक्स में रहते हैं। एक बार तालियां बजा के नरेंद्र सिंघानिया जी का हम स्वागत करते हैं। नरेंद्र जी के सम्मान के लिए दिनेश भाई आइएगा। वाह। दूसरे हमारे आज के स्पीकर हैं पूर्व नवरत्ना, आज के स्पीकर सुरेंद्र भाई, स्वागत आपका। श्री पीडी अग्रवाल जी पिछली बार आ नहीं पाए थे, बहुरानी ने मोर्चा संभाला था और बहुरानी ने बहुत अच्छा बोला था। आज आई नहीं वो, मेरे ख्याल से गुड़िया हमारी, हाँ आ रही है क्या? बहुत अच्छा बोली थी वो। आरुषि, आयुषी, मेरा बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ यार, आयुषी नाम था उस गुड़िया का। बहुत अच्छा बोल के गई थी। उसने कहा ससुर साहब नहीं आ रहे तो मैं मोर्चा संभालती हूँ। हमको अच्छा लगा, हमारी बहुएं भी बड़ी जोरदार है, बड़ी बात यह। चिनार के नाम से आपका भिवानी में बड़ा बिजनेस है, कपड़ा बनाते हैं और कपड़ा भी बड़ी हाई क्वालिटी का बनाते हैं। चिनार एक बड़ा ब्रांड है अपने आप में। आप बाबू राम भजन अग्रवाल जी जो हरियाणा के गृह मंत्री रहे, उनके सुपुत्र हैं। और धर्म का काम, समाज का काम, बिजनेस का काम, हर मोर्चे पर पीडी अग्रवाल साहब हमेशा शिद्दत के साथ खड़े रहते हैं। आप इनका भी तालियां बजा के स्वागत करें। पिछली बार की तालियां भी इनको आज ही दे दें, पिछली बार ये आए नहीं थे। वो कर्जा अपने पास है, वो भी इनको चुका दो, आज देखिए जाएगा। ये हाँ सम्मान करें प्रमोद भाई। श्री रमेश अग्रवाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड के मालिक हैं। और इनके जीवन पर जो मैंने किताब लिखी, दिल सीधी साधी बातें, हार्ट टू हार्ट, 5 भाषाओं में अनुवाद हुआ, 1 लाख किताबें बिक चुकी है। रमेश अग्रवाल जी अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है। IIT, IIM में अंदर लोग बुलाते हैं इनके लेक्चर सुनने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, रमेश जी ने पैकिंग एंड मूविंग इंडस्ट्री को जो दिशा दी है वो अपने आप में अद्भुत है। और इनको देखकर ना जाने कितने सारे लोगों को रोजगार मिला है। ये गुरु द्रोणाचार्य हैं पैकिंग एंड मूविंग इंडस्ट्री के। इन्होंने लोगों को सिखाया है कैसे मकान शिफ्ट करना चाहिए। और इस समय सेवा भारती दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। भिवानी परिवार को कोविड की सेवाओं के लिए भी सम्मान मिला, वो भी रमेश जी के नेतृत्व में हमको वो सम्मान मिला। एक बार तालियां बजाइए रमेश अग्रवाल जी के लिए। ये हंसराज रल्हन, हाँ पहले सम्मान करें। ये हैं श्री हंसराज रल्हन, परिचय मैं इनको दे चुका हूं आपको। चांग गांव के रहने वाले हैं। लॉर्ड स्वराजपाल इनके गांव में पैदा हुए। 2 ही आदमी चांग में बड़े जबरदस्त पैदा हुए, एक लॉर्ड स्वराजपाल जो लंदन में है और एक ये यहाँ है। हाँ। तीसरे का इंतजार कर रहे हैं। मेरा मन करे अगले जन्म मैं चांग में ले लूँगा। हाँ तो बहुत जबर, हाँ अब गोद ले लोगे, कह रहे अभी अगला जन्म की चिंता, आज इधर गोद ले लेते हैं।
अच्छा है, मुझे कमाऊ बाप मिल जाएगा, ले लो आप, देखी जाएगी। तो हंसराज रल्हन जी का कोई जवाब नहीं है। एक जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसका एक बड़ा चेहरा है, बहुत सारी फिल्में बनाई है। 75% कॉपीराइट लोक फिल्मों के, लोक संगीत के, लोक म्यूजिक के 75% कॉपीराइट इनके पास है। अभी पंजाब केसरी के पीछे एक बिल्डिंग ली है 1000 मीटर की, उसके पूरी बिल्डिंग बनाई है, पूरे स्टूडियो खड़ा किया है। आपके भीतर थोड़ा सा भी टैलेंट हो गाने का, थोड़ा सा भी टैलेंट हो, आप कांटेक्ट करें हंसराज रल्हन से, रातों रात आपको सुपरस्टार बना देंगे, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। तो हंसराज जी का अपना बड़ा चेहरा है, हमारे नवरत्ना है, 4 आ गए हैं, जैसे जैसे आएंगे हम सम्मानित करते जाएंगे। हंसराज जी का भी सम्मान किया जाए। तो आप ये रहिए, आपको कहीं नहीं जाना, ये रहिए। अनुभव सत्र हम आरंभ करते हैं, तो मोबाइल फोन आप सब अपना साइलेंट पे ले लें प्लीज, ठीक है। आज शाम तक हम यहीं पर हैं। अब हम इन चारों से कुछ शेयरिंग सुनेंगे। अनुभव सत्र है ये कि ये जीरो से हीरो कैसे बने। मैंने सबकी चारों की शुरू की लाइफ जानता हूं, किसने क्या क्या। सब साइकिल पे चलने वाले थे, सब साइकिल पे चलने वाले थे, चारों के चारों। मैं बताऊं ईमानदारी से, आज ये BMW में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और वो गाड़ी इनके पास, वो कौन सी, मैं तो नाम भी लेना नहीं आता मुझे, और कौन सी गाड़ी है वो बड़े वाली, कौन सी गाड़ी होती है भाई? हाँ, अरे उससे बड़ी होती है यार, मर्सिडीज में पोर्शे, अरे आगे नाम याद मेरे को भाई, पोर्शे होती है, 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है, आज उसमें घूमते हैं लोग, और अखबारों में छाए रहते हैं, और शेयर मार्केट में आ रहे हैं या आने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि ये यात्रा जीरो से हीरो की यात्रा कैसे हो गई, कैसे ये स्टार बन गए। और मैं आपको एक बात बता दूं रमेश जी, मैं पिछले 6 महीने से दुखी हो रखा हूं। मुझे लगता है कि ये भिवानी की धरती में कुछ तो है जादू, क्योंकि 85 बिजनेस आइकॉन्स मैं खोज चुका हूं। मुझे लगता है कि सूरत हम चला रहे हैं, कलकत्ता हम चला रहे हैं, अहमदाबाद हम चला रहे हैं, बेंगलोर हम चला रहे हैं, और बंबई भी हम चला रहे हैं, एसबी, और सिलीगुड़ी भी हम चला रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से। और अभी मैं कोची में गया तो लाला जी मिल गए, बोले राजेश भाई, मैं कहा भिवानी के कितने हैं कोची में? तो बोला राजेश भाई कितने चाहिए? माँ भाई चाहिए तो 4 ही, अंतिम यात्रा में 4 से काम हो जाता है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बाकी जितने सब बुला लो। तो होटल में मैं टाटा कंपनी का गेस्ट था, कभी था वहां पे, 40 लोग आ गए कोची में, 40। अरे मैं कहा तुम्हारे को कोई काम धंधा नहीं है, तुम यहाँ भिवानी से चल के आ गए? बोला रोटी खत्म होगी तो यहाँ आ गए, और वहाँ मौज कर रहे हैं सबके सब। शाम को बड़ा सबसे गपशप हुई, वो कह रहे हैं कोची में ब्रांच खोल दो राजेश भाई। कहाँ भिवानी, कहाँ कोची, बीच में कोई ट्रैफिक उनको मिला ही नहीं, सीधा सीधा मुंबई पहुँच गए। तो ऐसे वहाँ भी कोची को लीड कर रहे हैं भिवानी वाले। तो मैं तो इस धरती के चमत्कार को देख रहा हूँ। ये कार्यक्रम शुरुआत हो रही है, मैं बताता हूँ बिजनेस आइकॉन में क्या क्या होगा, अभी आपके सामने आता जाएगा। आइए इनके अनुभव सुनते हैं एक बार, क्या आपसे आज शेयर करते हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ भाई नरेंद्र सिंघानिया जी से। भाई नरेंद्र जी, माइक आपका। सभी मित्रों को नमस्कार। अभी राजेश जी ने जैसे कहा कि सब हम साइकिल वाले हैं, तो एकदम फैक्ट है जी, सब साइकिल से ही शुरू की है हमने ज़िंदगी। और इसी बात से मुझे ध्यान है कि जब 14-12-13 साल के रहे होंगे तो बस यही सपना था कि एक साइकिल मिल जाए कैसे करके। साइकिल भी किराए की चलाते थे, 1 रुपये 1 घंटे की साइकिल मिलती थी, तो साइकिल मुझे ख़रीदने को मिल जाए, ये एक बड़ा सपना होता था। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज भगवान की दया से सब कुछ है, गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, बिजनेस क्लास में भी घूमते हैं, लेकिन सपना आज भी साइकिल का आता है मुझे, अभी भी आता है। मतलब हर 2-4 महीने में एक आध बार सपना आता है कि मुझे साइकिल मिल जाए बस। तो जो बिज़नेस के बारे में कही बात, तो मेरा मतलब अनुभव ये है कि मैंने कभी भी ना कोई बड़े ऐसे टारगेट रहे नहीं ज़िंदगी में। आजकल सब बताते हैं टारगेट रखना चाहिए वगैरह वगैरह, तो कभी कोई टारगेट नहीं रहा। और मैं अब ये सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि टारगेट नहीं बनाए कभी भी। अगर टारगेट बनाए तो इतना जो मिला है ये तो सोच भी नहीं सकते थे कभी। इनफैक्ट जब अगर भगवान प्रकट हो जाते, जैसे अपन पढ़ते हैं कि भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो,
तो अगर वरदान मांगने को बोलते तो इतना तो मांग ही नहीं सकते थे कि मैं स्टेज के इस तरफ खड़ा हूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा उधर बैठने का वरदान मांग सकता था मैं आपको, या वो साइकिल मारुति 800 मांग सकता था, बस दैट्स इट। इसके अलावा तो कभी सब सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था वो। तो इन्होंने ठीक बोला जी, हम सब साइकिल वाले ही हैं और भगवान के आशीर्वाद से अब यहाँ तक पहुँचे हैं आज। इसके अलावा एक जैसे मुझे लगता है कि जैसे हमें टीम बना के अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चाहे वो बिज़नेस में है चाहे मैं प्रोफेशन में हूँ, तो वही आगे चल के काम आती है। कई बार क्या देखते हैं कि जैसे मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा ऐसी भावना रहती है, तो शायद अगर वो मतलब मैं अकेला कर लूँगा, वो अहंकार ना हो के अगर वो संकल्प हो तो ज़्यादा अच्छे से हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। और आज जैसे आप यहाँ देख भी रहे हैं, सब टीम की वजह से ये हो रहा है जो भी हो रहा है। तो शायद टीम बना के हम अगर बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकेंगे, ऐसा मैंने अनुभव से सीखा है अपने। थैंक यू जी। श्री पीडी अग्रवाल साहब, हमारे कैमरा टीम ये कह रही है कि पोडियम से बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब आप लोगों को मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप मंच पे ही चलो सर, और पोडियम से बोलो। आज प्लीज़ ऊपर आ जाओ, पोडियम से बोलो। आज रमेश जी, आज ऊपर तो आ ही जाओ प्लीज़। भाई साहब सॉरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, आप भाई साहब यहीं खड़े हो, यहीं आइए। आओ नरेंद्र जी, कैमरा टीम की बात माननी पड़ती है। वो कह रहे हैं नहीं जी पोडियम से बुलवाइए, तो मैंने कहा ठीक है। पीडी अग्रवाल साहब, पीडी साहब। एक्चुअली सबको नमस्कार। आप यहाँ जो बैठ सकते। जो चेतन जी ने कहा मेरे से बेटर मेरी पुत्र वधू ने बोला था, तो वो दिन में आएगी, मैं उनके साथ ही बोलूँगा इस पर। रमेश जी, श्री रमेश अग्रवाल जी। सबको नमस्ते, जय हिंद। यात्रा, राजेश जी ने साइकिल की बात की। साइकिल का तो उस टाइम सपना था, साइकिल तो मिल जाती तो पता नहीं क्या होता था। मगर कहीं ना कहीं आपने कहा 1 रुपये पर घंटे, हमारे को 40 पैसे पर घंटे मिलती थी। तो बाबा आदराम होते थे, उनसे रिक्वेस्ट करके राजेश जी ने कहा कि भाई पूरी यात्रा आप अपनी 36 साल की यात्रा में क्या सीखा, क्या किया। तो मतलब कि 36 साल की यात्रा 5-6 मिनट में बोलना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि 36 साल में मैंने यदि कम से कम गलती की होगी तो 360 गलती कम से कम की होगी। तो 360 गलती को यहाँ दोहराना बड़ा मुश्किल है। तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि 4-5 मिनट में 360 गलतियों को दोहराऊँ। हमारे बीच में माननीय हेमंत गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे उपाध्यक्ष सेवा भारती के, एक बहुत नेक आत्मा मेरे सामने दिख गई, तो मैं उनको भी नमस्ते करता हूँ। जी आप बैठते होगे, अच्छा रहेगा। ना बस 36 सालों में जो गलतियां हैं उन्होंने सिखाया। मैं गलतियों को ताकत मानता हूं कि जब गलती हुई और वो दोबारा रिपीट ना हो तो ताकत बनती है। तो कुछ में से 10 छोटे छोटे बिंदु निकाले हैं। आज सुबह बैठे बैठे लिख रहा था 4-5 बजे उठकर, तो मैंने फिर यहाँ अमित को पोस्ट कर दिया, अमित ने उनको कंप्यूटर में डालकर आपको दे दिए। तो वो आज 36 साल का निचोड़ मैं आपको जरा सा यहाँ से लूँगा। पहला पॉइंट है, ये होगा एक छोटी सी, जब हम बात करते हैं सेल पॉलिसी की, भी व्यापार में बिना सेल तो कुछ होता नहीं। टू रिमूव क्लाइंट पेन विद बेस्ट ऑफ योर ब्रेन। आपका भगवान ने जो ब्रेन दिया है वो केवल इसलिए दिया है कि आपके क्लाइंट का पेन रिमूव करो, बस इतना यदि हमने सोच लिया तो व्यापार में कोई पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी है जिसको हम कहते हैं कि मार्केटिंग पॉलिसी। डू हिट हार्ड एंड डू थिंग्स डिफरेंटली। यदि आप डिफरेंट थिंग्स करोगे तो दुनिया करती आई है, बट थिंग्स डिफरेंटली करोगे तो शायद आपका मुकाबला नहीं होगा, कंपटीटर आपके बहुत पीछे रह जाएंगे। बस थिंग्स डिफरेंटली और डिफरेंट थिंग्स, इन दोनों में ही अपने को भेद करना है। ये मेरे 36 साल में कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करी है सीखने की। तीसरा है परचेज पॉलिसी। हम जैसे खरीदते हैं, से प्राउडली आई एम कंजूस, दिस कंजूसी शुड हेल्प टू द रिड्यूस द क्लाइंट कॉस्ट। हम कोई कहे कि आप बड़ी कंजूस हो, सोचो कि आप
की पॉलिसी बहुत बढ़िया है, मगर ये कंजूसी से जो फायदा होता है इसका फायदा किसको हो? इट शुड बी टू अवर क्लाइंट, हमारे क्लाइंट को ये फायदा होना चाहिए, ऐसा सोचकर हम चले। चौथी पॉलिसी है HR पॉलिसी, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, पे डबल टेक ट्रिपल, जीरो टॉलरेंस। यानी कि आप पेमेंट डबल करो किसी व्यक्ति को, यदि कोई 40,000 का है, 80,000, 1,20,000 कर लो, मैं कहता हूं कि वो कभी जाएगा भी नहीं और आपका बड़ा फायदा होगा। और कई बार हम मिक्स कल्चर और कॉर्पोरेट कल्चर आज करते हैं ना, कॉर्पोरेट कल्चर, जब तक हमारे पास मिक्स कल्चर वाले लोग नहीं होंगे तो हमारी हिंदुस्तान की कंपनी खासकर लंबी नहीं चलेगी। यानी कि 20% लोग दिमाग से सोचने वाले और कम से कम 80% लोग दिल से सोचने वाले। दिल और दिमाग में बहुत फर्क है। दिल वाले कंटिन्यू आपके साथ 20 साल रहेंगे, दिमाग वाले 11 महीने के बाद आपके पास जंप करते रहेंगे। तो दिमाग वाले चाहिए ज़रूर, बट ओनली 20%। ये मैंने मेरा एक अपने इस 36 साल के अनुभव से एक चीज़ का पता लगा है। नेक्स्ट है लीगल पॉलिसी। केस इज केस, आइदर बिग और स्मॉल। कहते हैं ना कि सांप का काटा हुआ कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सांप तो सांप ही है। केस कोई छोटा हो बड़ा हो, उसको हल्के में मत लेना। यदि हल्के में लिया तो वो पहले फुंसी बनेगा, फिर वो फोड़ा बनेगा, फिर नासुर बनेगा, बाद में इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो छोटे से ही काट दो, केस इज केस। ऐसा एक लीगल पॉलिसी के अंदर मेरा अनुभव हो रहा। एडमिन पॉलिसी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी शुड मूव टुगेदर, दोनों साथ साथ होनी चाहिए। आपको क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए। यानी कि अपने पॉलिसी के अंदर जैसे मटका सेब जब लेगा, जब अंदर हाथ लगाएं, ऊपर उसके ऊपर मारते रहे। यानी कि अपने को एडमिन इतना टाइट भी ना हो कि लोग भाग जाए, इतना लूज भी ना हो कि लोग नाजायज फायदा उठा ले। तो एडमिन पॉलिसी शुड बी दोनों मिक्स। अकाउंट पॉलिसी, कानों पर इन्वेस्टिगेट करे और आंखों पर एक्शन ले। यानी कि हम अक्सर कई बार है किसी ने कह दिया और एक्शन लेना शुरू कर दिया, वी कैन लूज गुड पीपल, अच्छे से अच्छे लोग खो देते हैं। तो कभी भी जब तक अपनी आंखों पर वो न देख लें, कानों पर इन्वेस्टिगेट शुरू कर दे कि हाँ ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, मगर विश्वास करे केवल आंखों के ऊपर। CSR पॉलिसी, कोई भी चीज़ जब हम खर्चा करते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हालांकि ये छोटा खर्चा हो मगर उसका इम्पैक्ट जरूर मिलना चाहिए। आपने 100 रुपये खर्चा किया तो CSR के अंदर आपको ये अनुभव होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरे को 110 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये CSR पॉलिसी तब ही जाकर इस पॉलिसी का लाभ होगा। एक है जिसको बोलते हैं निर्माण पॉलिसी। ये बहुत छोटी सी बात है मगर बड़ी लाभ की बात है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके छोटे कर्मचारी यदि मालिक से मिलने से या अपनी बात मालिक को कहने से डरना शुरू कर देते हैं तो मान लो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पतन शुरू हो गया। एक लाइन के अंदर बताता हूँ, उनमें डर आ गया तो पतन शुरू हो गया। जैसे पुत्र और बाप के संबंध में यदि बाप अपने बेटे से कहीं ना कहीं डरना शुरू हो गया तो उस परिवार का पतन शुरू हो गया। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जब यदि कोई एम्प्लॉय कहता कि कैसे पहुंचूंगा साहब से, साहब क्या सुनेंगे ना करें, डर पैदा हो गया तो उसका पतन शुरू हो गया। वो कहते हैं ना तीसरी पीढ़ी, फिर वो खत्म है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। दूसरी लाइन एक और है, आखिरी लाइन, व्हाइल मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन गेट इन्वॉल्व ऑल की पर्सन इंक्लूडिंग लोग। आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो, हम खुद आवेश में ले लेते हैं। समटाइम्स इट बी बेटर बट 90% इट इज आपको नुकसान ही करेगा। किसी व्यक्ति को निकालना है, आपने कहा इसको निकाल दो, क्यों डिसीजन ले? कहो कि 3 आदमी को तय करना है भैया, 3 आदमी, एक छोटा, एक मीडियम, एक बड़ा, उनको कोई निर्णय लेना है। पंचायत में निर्णय लेते ना है, वो उस बड़े से बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा निर्णय लेती है पंचायत। कितने पढ़े लिखे हैं, 7वीं 8वीं पास। जब निर्णय की बात आती है, निर्णायक की बात आती है, तो वो विषय वो बड़ा सा सोच के लेते हैं। तो कभी भी निर्णय खुद ना ले। आप खुद एक पार्टी बन सकते हो, एक ट्रस्टी बन सकते हो, निर्णय ले तो 3 मिलकर ले, आपका हमेशा वो निर्णय बढ़िया होगा, आपका पछतावा कभी नहीं होगा। ऐसे 36 साल में 360 गलतियों से कुछ सीखा, वो आपको बताने की कोशिश करी। सबको नमस्ते, जय हिंद।
तालियां लगता है मुझे कमज़ोर है कुछ अभी। आप चारों महानुभाव इधर आ जाएं तो हमको अच्छा लगेगा हमारे साथी। और अब हम जिनको सुनेंगे, ये अनुभव सत्र चल रहा है। 4 हमारे नवरत्ना पिछले वाले उपस्थित हैं और प्रेम भजन का जी सुरेंद्र भाई का ये मैसेज है, 2-3 मिनट में वो भी पहुंच जाएंगे। तो हंसराज रहलन साहब माइक पर आ जाएं। और ये क्या सोनोटेक शुरू किया आपने भाई साहब, कहाँ से कहाँ फंस गए आप? ये आदमी दादरी के अंदर रेडियो मैकेनिक था, रेडियो मैकेनिक, रेडियो ठीक करते थे। 10वीं फेल है, पास भी नहीं है। बाद में मुझे कूटेंगे ये, मैं मुझे जानता हूँ इस बात का। और मॉडल टाउन के अंदर 1000 गज की मेन रोड पर छत्रसाल स्टेडियम के सामने कोठी है। कई मर्सिडीज रखते हैं, 2-3 की चाबी तो मेरे पास भी है। और ऐसा एक व्यक्ति है जो किसान का बेटा है। जब अपने पिता पे गीत शूट किया इन्होंने किसान का, तो मैं भी बहुत देर रोता रहा हूँ। जिस बाप के पाँव में चप्पल भी ठीक से नहीं थी, उस बाप का बेटा है ये हंसराज रलहन। एक बार तालियां तो बनती है यार उनके। सुनते हैं हंसराज जी के अनुभव क्या है। जय श्री राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भिवानी, जय भवानी। ये जय भिवानी जय भवानी हमारे भिवानी परिवार का एक नारा है जो हम यात्रा चलाते हैं। उसी से परिवार का माता की कृपा बनी रहती है। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आप सब यहाँ पे हैं। और अभी जो बता रहे थे ना प्रधान जी कि 10वीं फेल है, 10वीं पास जरूर हूँ लेकिन नंबर 35% थे, ये जरूर। वो सन्नत में दिखा सकता हूँ, भिवानी परिवार शिक्षा बोर्ड की मिली हुई है। तो रही बात इसकी, सबसे पहले तो मैं ये जो अनुभव करता हूँ, जब मैं दादरी में रहा करता, चांग मेरा गांव है, भिवानी दादरी मेरी कर्मभूमि है। उसके 15-20 साल के बाद काम करने के बाद जब मैं दिल्ली में आया तो ये लगता था कि हम यार बिल्कुल अकेले हो गए। वहाँ पे सब जानते थे, मिलजुल के रहते थे, बड़ा महसूस होता था। जब दादरी गया, भाई क्या अनुभव हुआ आपको? तो मैंने यही कहा, भाई यहाँ सब मिल के रहते, सब जानते, भिवानी दिल्ली में कोई नहीं जानता। वहाँ पे बोलना भी है तो ये बताओ अभी फलाने नंबर वाला, ये 51 नंबर वाला, ये 47 नंबर वाला, कोई नहीं जानता। तो मैं प्रधान जी का और पूरी भिवानी परिवार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भिवानी भी आके एक ऐसा, दिल्ली में आके ऐसा एक भिवानी की तरह नगर बसा दिया और सबको आपस में जान पहचान करा दी। ये नहीं लगता कि हम अकेले, हम संयुक्त हैं। इतना बड़ा परिवार बना दिया कि अब मुझे लगता है दादरी वालों को कहता हूँ भाई मुझसे बढ़ा कर रखा है यहाँ पे, कोई चिंता की बात नहीं। रही बात अभी अनुभव की, पिछली बार नवरत्न अवार्ड दिया, बहुत खुशी हुई। काम चाहे कम किया हूँ लेकिन भिवानी परिवार जब अवार्ड देता है तो और हिम्मत होती है आगे काम करने की। रही बात अभी कि बता रहे थे अनुभव, मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, अपनी जीरो से शुरुआत करो। जीरो से शुरुआत करने से सबसे पहला बेनिफिट ये है, आदमी उससे नीचे जा ही नहीं सकता। कोई डर नहीं किसी चीज़ का, किसी चीज़ का डर नहीं होगा तो आप व्यापार में उन्नति करोगे। जब पहले शुरुआत ही जीरो से करिए। अब आदमी 1000 से शुरुआत करेगा, डर रहेगा 500 पहुँच जाऊँ, 200 पहुँच जाऊँ, 20 रह जाऊँ, बिना सिंगल आकर निकल जाएगा। इससे अच्छा है जीरो से शुरुआत कर दो, कोई डर नहीं रहता उससे। रही बात अभी रमेश जी बता रहे थे अग्रवाल, बहुत अच्छा अनुभव है इनको। एक ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने व्यापार में भी और देशभक्ति में भी और समाज में भी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने तीनों क्षेत्र में अच्छा काम किया हो। तो रमेश जी ने बहुत अच्छा उन्होंने किया है। उनकी 2-4 बात अभी मैं सुन रहा था पीछे, ये कह रहे थे मैंने इतनी गलतियां करी। भाई ज़रूरी नहीं कि वो आप खुद गलती करा और फिर सीखा, एक आधी गलती कोई और कर ले उनसे भी सीख लो। जो उन्होंने गलती कर रखी हो उनसे भी सीखते रहो। तो जरूरी नहीं 100 गलतियां कर दो कद आदमी बड़ा बनेगा। इससे अच्छा जो औरों ने गलती कर रखी उससे भी सीखें हम कि उसने ये गलती करने से ये नुकसान हुआ, उसके करने से ये फायदा हुआ। तो ये भी ज़रूरी है, हम अपना भी ध्यान रखें, दूसरा क्या कर रहा है कंपटीशन में, दूसरे की गलती को भी हम उससे भी सीख सकते हैं। अभी जैसे रमेश जी ने बताया कि बहुत अच्छा लगा कि गलतियों से आदमी बहुत सीखता है। मैं भी सबसे ज़्यादा सीखा, जो जितने मेरे फ्लॉप नंबर हुए ना उनसे मुझे ज़्यादा शिक्षा मिली कि मैंने कैसेट बनाई और जो फ्लॉप हुई उससे ये पता लगा, जो हिट होगी उससे तो पता नहीं लगा क्या हुआ, क्यों हिट हुई, लेकिन फ्लॉप जो हुई ना उससे हिट पता लगा कि किस कारण ये कैसेट नहीं चली। उसने शिक्षा दी ज़्यादा, तो आगे हम उसको
ठीक कर पाए और अगली बार हमने उसको जो नहीं चली उसको चलाने में कोशिश की। रही बात अपने आप को, आज की नई जनरेशन है, नई टेक्नोलॉजी है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण देता हूँ, पहले एलपी रिकॉर्ड हुआ करते थे, उसके बाद जब मैंने शुरुआत की एलपी रिकॉर्ड से कैसेट का आविष्कार हो गया था 82 में, 1982 से। उस समय मैंने कैसेट का काम स्टार्ट किया। जैसे ही 15-20 साल कैसेट चली, उसके बाद सीडी आ गई, तो जल्दी ही हमने सबसे पहले सीडी में कन्वर्ट किया। सीडी के बाद डीवीडी आई, तो सबसे पहले डीवीडी में कन्वर्ट किया। जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, हम साथ चलते गए। जब डीवीडी भी लुप्त होने लगी, पेन ड्राइव भी जाने लगा, तो डिजिटल मार्केट आ गई। तो सबसे पहले हमने डिजिटल में, आज भी रिकॉर्ड है मेरे पास, क्यों डिजिटल में पता लग जाता है, टीसी से पहले भी हमने अपना चैनल बनाया था यूट्यूब पे। 2010 में सोनटेक भक्ति देखेंगे, 2010 में चैनल मैंने लॉन्च कर दिया था। तो आप उसे अपडेट रखते रहें। अब वो बहुत बड़े कार्य करते हैं, टीसी बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने बहुत आगे पहुंच के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर कंपनी है तो टीसी कंपनी है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट रखा, पूरी दुनिया से पहले अपडेट रखा उन्होंने। तो आप भी अपने आप को अपडेट रखेंगे, ना कि नोकिया या कोडक उस तरह चलते रहेंगे उस पैरों कदम पे। अपने आप को अपडेट रखें, व्यापार को भी अपडेट रखें, तो आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं तो सबसे जितने फैन हैं सारे पढ़े लिखे आप भी, और मैं सबसे कम प्रधान जी ने बताया दिया, मैं तो फैल हूँ। तो भाई भाई तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ, भिवानी परिवार मैत्री संघ का सभी सदस्यों का, आप सब आए हैं, सबका धन्यवाद। मैं तो बल्कि आप लोगों से अनुभव सीखने के लिए आता हूँ और हमेशा सीखता रहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आइए, हंसराज जी के चैनल पर 40 करोड़ लोग हैं इस समय। और जो खास बात बताना चाहता हूं हंसराज जी के बारे में, YouTube से एक बटन किसी आर्टिस्ट को मिल जाता है, किसी स्पीकर को मिल जाता है, तो अपने आप को धन्य समझता है। एक बटन, इस आदमी के पास, अकेले के पास 210 बटन है, 210 बटन। और एक बात बताना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, मैं बहुत आजकल हंसराज जी के बारे में सोचता हूं। रमेश जी के जीवन पर किताब लिखी तो अगला मेरा करेक्टर हंसराज रलन ही है, जिस पर मैं किताब लिखने की सोच रहा हूं। पर पहले मार्केट स्टडी कर रहा हूं, किताब तो लिख दूंगा, बिकेगी कि नहीं बिकेगी वो सोच रहा हूं, और बिकेगी तो लिखूंगा किताब इनके ऊपर भी। और मैं बताना चाहता हूं, जो काम गीता प्रेस गोरखपुर ने सनातन धर्म के लिए किया डिजिटल दुनिया में, वो काम हंसराज रलन ने किया सोनोटेक के माध्यम से। तो हंसराज जी आपका स्वागत है। हमारी टीम से प्रार्थना करूंगा। हाँ प्रमोद। तो भाई साहब कह रहे थे कि संशय में है कि हंसराज पे किताब लिखें ना लिखें। तो भाई साहब हमारे यहाँ लेडीज जब भी कोई पूजा पाठ करती हैं, चौथ की कहानी सुनती हैं, 11 की कहानी सुनती हैं, तो आखिर में ये कहती हैं कि भगवान जैसा उसने दिया वैसा सबको दिए, कहते सुनते को उकारे भरते को। तो जो इन्होंने कहा है, चाहे 10वीं फेल या पास जो भी कहा है, ऐसा सबको दे भगवान, यहाँ सुनने वाले को, हाँ भरने वाले को भी। आइए स्वागत करते हैं। मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूँ माननीय रमेश जी का, नरेंद्र सिंघानिया जी का। सावन के महीने में शंकर भोले आपकी गद्दी पे विराजमान होने चाहिए, क्योंकि भोले की गद्दी है, बिजनेस की गद्दी। इसके पश्चात नरेंद्र सिंघानिया जी। सिंघानिया जी आओ, नरेंद्र जी प्लीज। भाई आप लोग तालियां नहीं बजा रहे, मुझे शिकायत नहीं है। भोले बाबा आपकी गद्दी पे विराजमान हो जाएंगे। सावन का महीना चल रहा है भाई साहब। नरेंद्र सिंघानिया जी ने ये सुझाव दिया है कि रमेश अग्रवाल जी का जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, सबको सर्कुलेट होना चाहिए। करें क्या? कल आप सबके ईमेल के ऊपर आ जाएगा, जिनके ईमेल भिवानी परिवार के पास है, जिनके ईमेल नहीं है वो दे देंगे मेरे को, व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप में भी भेज देंगे, सारे ग्रुपों में। यस यस, सारे ग्रुपों में इसकी पीडीएफ बना के आपको सर्कुलेट कर देंगे। राइट, थैंक यू। आपको तो कोई ऐसा वो नहीं है ना, पब्लिक में भेज देना। ठीक, ओके ओके। नेक्स्ट आगे बोलो जी।
हंसराज रलन जी। हंसराज आओ भाई साहब, इनको दे दो भाई, आओ आओ, एक ही बात। अरे इनको बिटिया के साथ जैकेट तुम पहन लो। कोई आया और स्वागत के संख्याल में अभी पीडी अग्रवाल जी। जी हंसराज जी। भाई ये भोले बाबा की जो मुझे प्रतिमा मिली है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं इसको देख के मुझे ध्यान आ गया कि हमारा एक सोनाटेक का भजन है जो बहुत हिट हुआ। विनय भाई सुन भाई, थोड़ी देर में बतलवा ली, दोनों बैठ, दो विनय इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो जाए। भोले बाबा का एक गीत बहुत प्रचलित हुआ पिछले काफ़ी दिनों में देखा, भोले बाबा दे दे नोट छापने की मशीन। उसका सेकंड पार्ट आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भिवानी परिवार ने भोले बाबा की ही तस्वीर दी, मूर्ति दी है, इससे बढ़िया और कुछ मेरे लिए हो नहीं सकता था। तो उसमें दो डायलॉग थे, उसमें सेकंड पार्ट जो है ना, भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं और उस मशीन देते हैं उसको, राजेश सिंह पर है जिसमें वो मशीन देते हैं उसको। तो उसमें दो डायलॉग आते हैं, वो सुनाता हूँ आपको। उसको सपना आ रहा है और भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। हाँ भगत बचा क्या चाहिए? बोला भोले बाबा नोट छापने की मशीन दे दो। भगत दे दो इसको नोट छापने की मशीन। बोला बाबा एक रिक्वेस्ट थी। बोला बता क्या रिक्वेस्ट थी? 5 दे दो। अरे क्या करेगा 5 मशीनों का? बाबा एक तो मेरे साले के छोरन दे देंगे, एक मेरे भतीजन दे देंगे, एक मेरा छोटा चाचा है ना वो भी गरीब सा आदमी है, वो भी कमा के खा लेगा, एक उसने ले लेंगे, एक मेरी माँ चला लेगी और एक मैं चला लूँगा। तेरी माँ चला ले है मशीन? हाँ वो तो साइकिल भी चला ले रहा है। तो ऐसे ही तो सभी को वो अभी आप देखेंगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। एक डायलॉग थे, इसलिए जब मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे बढ़िया मेरे लिए कोई और आज का दिन हो नहीं सकता कि भोले बाबा का मैंने रोल किया और भोले बाबा का मुझे भगवान की मूर्ति मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वाह वाह। वो 5 मशीनों से जो प्रोडक्शन हो ना नोटों का, वो शाम को मेरे पास भेज देना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभी प्रेम जी शायद नहीं पहुंच पाए, अभी उनका आएंगे तब लेंगे। अभी आप आगे बढ़ाओ कार्यक्रम।